ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कौन कौन से? तो बच्चे 1 और वह स्वयं संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। एलसीएम कैसे लिखते हैं? तो बच्चे एलसीएम लिखने का तरीका है, जब यहाँ 2 से ज्यादा संख्याएं बन गई बच्चे, तो इसका एलसीएम का तरीका बच्चे लासा का हो जाएगा। बच्चे बताओ इनमें से 2 कितनी बार ज्यादा बच्चे आया, सबसे अधिक बार 2 कितनी बार है? तो नासा और लासा में संबंध, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, अब हम इसको समझेंगे कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बच्चे बराबर होता है। यहाँ रखा बच्चे, दूसरा यहाँ रखा, तो इसके बीच की दूरी यहाँ 40 सेंटीमीटर इसकी है। फिर आगे चलेगा बच्चे तो फिर भी 40 ये लेकर चलेगा। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज सफलता बैच की गणित की आपकी दूसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप जो है लेक्चर नंबर 1 को देख लिए होंगे, जिसमें हमने आपका पूरा मैथ का सिलेबस बच्चों डिस्कस किया है और साथ ही साथ हमने यह भी बताया है कि बच्चे आपके गणित में कौन सा चैप्टर कितने अंक का पूछा जाएगा, और उसके साथ ही साथ मेरे भाई, उसके साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया है कि आपकी क्लासेस जो है कैसे रन करेंगी और उसमें आपको नोट्स कैसे बनाना है, इसका पीडीएफ क्लास का कैसे आपको मिलेगा। ये सभी बातें जो है आपको हमने क्लास 1 में डिस्कस किया है। यदि आप में से कोई बच्चा उस क्लास को नहीं देखा है तो प्यारे बच्चे आप जरूर उस क्लास को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी पहली क्लास। तो आइए बच्चे क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चे हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो बच्चे सबसे पहले समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो बच्चे, अभाज्य संख्या मेरे भाई, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चे समझने से पहले मेरे दोस्त आज की क्लास में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या बच्चे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, केवल वह संख्या और 1। तो बच्चे डेफिनेशन इसके लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसके केवल, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, 2 गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। कौन कौन से? तो बच्चे 1 और वह स्वयं संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो प्यारे बच्चे इसका उदाहरण देख लीजिए मेरे भाई। अगर उदाहरण की हम बात करें तो बच्चे उदाहरण के तौर पे समझ लो आप, जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। बच्चे इसी प्रकार से और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो बच्चे ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन? कहेंगे सर 1 और वह स्वयं संख्या, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में हमने समझा 2, 3,
5, 7, 11, 13। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे अब देखो, किसी भी संख्या को बच्चे अभाज्य संख्या कब बोलेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे उनको मेरे भाई अभाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या बच्चे ये हो गई मेरे भाई आपकी डिफिनेशन। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे अगर मान लो हमें कोई संख्या दी जाए और हमें उसका अभाज्य गुणनखंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले पेज पे और इसको समझते हैं। बच्चे उदाहरण के तौर पे हमने 140 लिया पहला एग्जाम्पल, और इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बच्चे देखो, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करना आपने क्लास 7th 8th में सीखा ही होगा, 9th में। आइए इसको बच्चे करते हैं। सबसे पहले यहां बच्चे इसको 2 से भाग करेंगे मेरे भाई। तो बच्चे इसको 2 से काटो तो आएगा 2 7 14 और ये 0 70 बार गया। बच्चे फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 35 बार गया मेरे भाई। अब बच्चे इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 गया। और बच्चे इसको 7 से अब काटेंगे तो 7 एकम 7 गया। यानी देख सकते हो बच्चे, इसका जो अभाज्य गुणनखंड बन गया क्या क्या आया? तो कहेंगे सर 140 का अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई आ गया कितना? तो कहेंगे सर 2 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, और बच्चे 7 आया 1 बार। तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। मेरे भाई ये इस प्रश्न का आपका जवाब हो गया। तो किसी भी संख्या का अगर आपको अभाज्य गुणनखंड बच्चे निकालना है तो कुछ इस प्रकार से आप उसको सॉल्व करेंगे। आप देख लो बच्चे, 140 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है और इसको हमने कैसे निकाला है समझ लो आप। बच्चे 2 से काटे 70 बार गया, 2 से काटे 35 बार गया, 5 से काटे 7 बार गया और 7 से काटा हमने 1 बार गया। तो इस प्रकार से बच्चे आपका 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड बच्चे हो गया। 2 को हमने 2 बार की बच्चे 2 की पावर 2 लिखा, 2 जो है 2 बार आया है 2 की पावर 2 लिखा, 5 1 बार आया है तो 5 की पावर 1 लिखा। इसी प्रकार 7 1 बार आया, 7 की पावर हमने 1 लिखा। अब बच्चे देखो बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार आपको 455 का भी अभाज्य गुणनखंड बच्चे निकालना है। तो आप सभी लोग मेरे भाई साथ ही साथ ट्राई करते रहो। देखो बच्चे, सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 5 से बच्चे कटेगा, तो 5 से काटेंगे मेरे भाई। तो 5 9 45, 5 एकम 5, 91 बार गया। बच्चे अब मेरे भाई इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बच्चे कितनी बार? तो कहेंगे सर 7 एकम 7 मेरे भाई, और बच गया 2, हो गया 21, 7 त्रिक 21 मेरे भाई। कितना हो गया? तो कहेंगे सर 7 एकम 7 1 बार गया और 7 त्रिक 21 यानी 13 बार हो गया बच्चे। अब मेरे भाई 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13 बच्चे जाएगा। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? तो कहेंगे सर इसका अभाज्य गुणनखंड 455 का आ गया हमारा 5 की पावर 1 बार, 7 बच्चे 1 बार और 13 1 बार। तो मेरे भाई इस प्रकार से किसी भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चे, आपके बुक में जितने भी प्रकार के सवाल हैं बच्चे, उन सभी प्रकार के जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने टाइप के सवाल हैं, सभी सवाल को आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम कवर कर देंगे। अगर ईमानदारी से बच्चे लेक्चर को आप पूरा देखते हो, उसके बाद बच्चे आप एनसीईआरटी के सारे सवाल खुद ही कर लोगे बच्चे। हालांकि हम भी आपको सॉल्व कराएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं कराएंगे, आप सॉल्व कर लोगे तो बच्चे पूरा सवाल एनसीईआरटी का हम भी आपको सॉल्व कराएंगे। और जो हम इंट्रोडक्शन आपको लेके आएंगे, उसी इंट्रोडक्शन में पूरा एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को ही देख लेता है तो वह पूरे एनसीईआरटी के सवाल खुद ही कर सकता है बच्चे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हम ऐसा बच्चे आपको पढ़ाएंगे कि सारे जो प्रीवियस ईयर हैं आप खुद ही उस तरह के सवाल सॉल्व कर लोगे। अगर कुछ ही सवाल बच्चे, कुछ ही सवाल में आपको दिक्कत होगी, हालांकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी लास्ट में आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो बच्चे हर सब्जेक्ट की आपकी कंप्लीट पूरी सिलेबस बच्चे बहुत ढंग से तसल्ली पूर्वक पढ़ाया जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चे देख लो, पहले इस तरह से अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई निकालते हैं।
पहले हमने आपको समझाया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसके बाद बच्चे हमने एग्जाम्पल के बाद बच्चे 2 एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, इसको मेरे भाई देखो, इस प्रकार का भी सवाल बच्चे आपके पेपर में पूछता है, आपको ध्यान देना है। अब बच्चे अगर आगे बढ़े हम, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करना। अब देखो बच्चे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग संख्याओं का लासा और मासा बच्चे यानी कि HCF और LCM बच्चे निकालना अब सीखेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चे, जैसे मान लो हमने अभी निकाला बच्चे 140 और 455, बच्चे हमने कहा 140 और 455 बच्चे, पीछे हमने इनका गुणनखंड किया है। अब अगर यहां पे दोस्त हम क्या निकालें बच्चे, अगर 140 का गुणनखंड हम देखें ध्यान से, 2 है 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार, तो बच्चे देखो इसमें मेरे भाई इसका गुणनखंड आया है क्या, तो कहेंगे सर 2 जो है 2 बार है, 5 एक बार है बच्चे, 7 एक बार है मेरे भाई, और 455 में मेरे प्यारे बच्चे 5 एक बार, 7 एक बार, 13 एक बार, तो बच्चे लिखेंगे 5 एक बार मेरे भाई, 7 एक बार बच्चे, और 13 एक बार। अगर दोस्त बात करें हम किसकी, तो कहेंगे बच्चे अगर HCF की बात करें बच्चे, तो HCF मेरे भाई यानी कि मासा बच्चे, महत्तम समापवर्त मेरे भाई। अगर हम मासा की बात करें तो बच्चे दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर बच्चे हैं उसे मासा कहते हैं। तो बच्चे अगर ध्यान से यहां देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर 5 और 7 बच्चे, दोनों में कॉमन पेयर क्या है 5 और 7, तो मेरे भाई 5 गुणे 7 यानी कि 5 सत्ते 35 बच्चे, क्या हो गया 35 मेरे भाई। तो इनका मासा जो है बच्चे 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 35। तो बच्चे अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का मासा देखो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है सर। उसके बाद बच्चे उनमें जो कॉमन है मेरे भाई वह हमारा मासा हो गया। अब बच्चे अगर हम बात करें लासा यानी कि LCM की, तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चे LCM यानी कि लासा, बच्चे LCM लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, तो बच्चे जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, 5 गुणे 7 बच्चे कॉमन है, लिख लिया हमने। उसके बाद मेरे भाई जो कॉमन नहीं है उसको भी आप लिख लो, 2 गुणे 2 बच्चे यहां पे एक्स्ट्रा है बच्चे, 13 यहां पे एक्स्ट्रा है, तो इसको भी आप लिख लो, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये 5 सत्ते 35 हो गया, गुणे में 2 दूना 4 और 13 चौके 52 मेरे भाई, तो ये 52 हो गया, ठीक है बच्चे। तो 35 गुणे 52 बच्चे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, 35 गुणे 52 बच्चे कितना आएगा, तो कहेंगे सर 35 गुणे 52 बच्चे, 35 गुणे 52 मेरे भाई आएगा ये 1820। तो बच्चे आपका आंसर हो गया 1820 LCM हो गया, और आपका 35 मेरे प्यारे बच्चे आपका HCF हो गया। तो बच्चे ध्यान देना है LCM कैसे निकलेगा, तो बच्चे LCM निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद जो कॉमन बच्चे नहीं है उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे LCM में 5 और 7 कॉमन है, लिख लिए, और 2 गुणे 2 और 13 बच्चे ये कॉमन नहीं था तो इसको भी लिख लिए। तो बच्चे LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चे हमने लासा इस प्रकार से निकालते हैं। HCF बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो बच्चे जो कॉमन है केवल उसी को लिखते हैं। तो 5 और 7 दोनों में था बच्चे, तो कॉमन हमने लिख लिया, 5 गुणे 7 35। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि का लासा और मासा बच्चे ज्ञात करते हैं। मेरे भाई देखो आप अभी समझने पर फोकस करो, लिखो मत। बच्चे हमने आपको इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में यही बताया है कि आपको छापना बिल्कुल नहीं अभी है, अभी आप समझो बच्चे। इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहां से बच्चे इसको डाउनलोड करके आप लिख लेना है ना। पहले अभी आप समझने का प्रयास करो बच्चे, आपको क्या समझाया जा रहा है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड बच्चे निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 होता है, ठीक है सर।
अगर बच्चे 20 का निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड बच्चे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 गुणे 5, 2 दूना 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 मेरे भाई। अब अगर बच्चे यहां हम HCF की बात करें मेरे भाई, तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चे, HCF मतलब होता है बच्चे मासा। तो मेरे भाई इसका मासा क्या आएगा, तो कहेंगे सर इसका मासा आएगा आपका जो कॉमन दोनों में है, तो कॉमन बच्चे दोनों में 2 है, तो इसका HCF मेरे भाई 2 आ जाएगा, देख लो बच्चे। और मेरे भाई अगर हम LCM की बात करें, लासा की बच्चे बात करें मेरे भाई, तो आपका लासा क्या आएगा, तो कहेंगे सर लासा आएगा 2, तो बच्चे कॉमन है दोनों में, 2 लिख लो मेरे भाई। और जो कॉमन नहीं है बच्चे सबको लिख लो यहां, तो एक बार 2 बच्चे कॉमन नहीं है ये वाला, और एक बार 3 और एक बार 5 बच्चे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 मेरे भाई सबको हमने लिख लिया। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, तो मेरे भाई हमारा आंसर क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा कितना, तो कहेंगे सर 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, ठीक है ना, 2 दूना 4, सॉरी बच्चे क्या कर रहे हैं सर, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 मेरे भाई, तो आ गया बच्चे क्या कहेंगे सर 60 आ गया आपका LCM। तो प्यारे बच्चे आपका LCM 60 आ गया और HCF आ गया 2 इस प्रश्न का। देख लो बच्चे प्रश्न मेरे भाई ध्यान से आप समझते चलो, और बच्चे इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे अभी कॉन्सेप्ट आप समझते चलो, बस केवल लिखने पर मेरे भाई फोकस मत करना, आप इसको रफ में केवल सॉल्व करो हमारे साथ, बस केवल नोट्स बच्चे प्रॉपर आप बाद में बनाएंगे। अब देखो बच्चे आगे, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अगर बच्चे यहाँ 3 संख्याएं हैं तो बच्चे बिल्कुल सेम होगा ऐसे ही। अगर 6 का हम गुणनखंड बच्चे निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 3, मेरे भाई 72 का निकालेंगे तो आएगा बच्चे कितना, तो कहेंगे सर इसका बच्चे देखो रफ में कर लेते हैं बगल में। देखो बच्चे 72 का अगर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो आएगा 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 से 2 9 18, 3 त्रिक्का 9 और बच्चे 3 एक कम 3, तो मेरे भाई आ गया 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और बच्चे 3 एक बार मेरे भाई है, और 3 बच्चे 2 बार सॉरी है, ये हो गया बच्चे 72 गुणनखंड। मेरे भाई 120 का निकालेंगे तो 120 का बच्चे गुणनखंड क्या आएगा, देख लो यहाँ पे, तो बच्चे 120 का बच्चे गुणनखंड यहाँ पे आएगा आपका, देखो मेरे भाई 120 का गुणनखंड आएगा बच्चे 2 से 60 बार जाएगा, फिर 2 से 30 बार जाएगा बच्चे, 2 से 15 बार जाएगा, उसके बाद मेरे भाई आपका फिर 3 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा बच्चे। तो 2 जो है 3 बार है बच्चे, 2 जो है मेरे भाई 3 बार है, उसके बाद 3 एक बार है बच्चे, फिर बच्चे 5 जो है 1 बार मेरे भाई है। अब यहां पर मेरे दोस्त अगर आपको HCF की बात करें हम, तो बच्चे देखो HCF कैसे निकलेगा, बच्चे जो तीनों में कॉमन है मेरे भाई HCF यानी कि मासा आपका हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है। तो महत्तम समापवर्त मेरे भाई हो गया, तीनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर 2 जो है तीनों में कॉमन है बच्चे, तो आपका 2 जो है HCF मेरे भाई हो गया, क्या हो गया सर 2 मेरे भाई आपका HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चे, क्या हो गया सर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चे आपका हो गया, सॉरी बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चे मासा हो गया 2 गुणे बच्चे 2, केवल 2 तीनों में कॉमन 2 हो गया। अब मेरे भाई इसको अगर पावर में इसको लिखे हम, देखो 2 बच्चे 1 बार है तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब बच्चे इसको देखो मेरे भाई इसमें क्या है 2 जो है 3 बार है और 3 बच्चे 2 बार है। अगर यहां मेरे भाई देखें तो 2 जो है 3 बार है, 3 बच्चे आपका 1 बार है, और मेरे भाई 5 जो है आपका कितनी बार है, कहेंगे सर 1 बार है। अब मेरे भाई देखो ध्यान देना है LCM कैसे लिखते हैं, तो बच्चे LCM लिखने का तरीका है, जब यहां 2 से ज्यादा संख्याएं बन गई बच्चे
तो इसका एलसीएम का तरीका बच्चे लासा का हो जाएगा। बच्चे बताओ इनमें से दो कितनी बार ज्यादा बच्चे आया, सबसे अधिक बार दो कितनी बार है? तो कहेंगे सर दो एक बार आया, दो तीन बार आया, दो तीन बार आया। तो बच्चे दो मेरे भाई लिखेंगे तीन बार, दो को तीन बार बच्चे लिख लिया हमने। एलसीएम में बच्चे हाईएस्ट पावर लेके चलेंगे, दो एक बार तीन बार तीन बार। तो बच्चे कॉमन क्या है, दो की पावर तीन मेरे भाई, इसको लेके चलेंगे। एलसीएम में हाईएस्ट वाली पावर बच्चे लेके चलेंगे। ऐसे ही आप समझो तो एचसीएफ में लोवेस्ट वाली फॉर्म पावर लेके चलेंगे। अब देखो तीन कितनी बार है, कहेंगे सर यहां तीन एक बार, यहां तीन एक बार, यहां तीन दो बार। तो बच्चे तीन को भी हम दो बार लेके चलेंगे। एक तरीका बच्चे समझने का ये भी है। और पांच यहां नहीं है, यहां नहीं है, पांच यहां एक बार है, तो पांच बच्चे एक बार लेके चलेंगे। यानी कॉमन हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है। एलसीएम में बच्चे हम लोग हाईएस्ट पावर लेके चलेंगे। दो जो है अधिकतम कितनी बार है, कहेंगे सर तीन बार है, दो की पावर तीन लिख लिए। तीन की अधिकतम पावर कितनी है, तो कहेंगे सर तीन की पावर अधिकतम जो है तीन, बच्चे दो बार लिख लिए। पांच अधिकतम कितनी बार है, तो कहेंगे सर पांच अधिकतम एक बार ही है, तो पांच की पावर एक लिख लिया बच्चे। अब देखो मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो, दो की पावर तीन बच्चे आठ होता है, तीन की पावर नौ बच्चे, कहेंगे सर नौ, तीन की पावर दो बच्चे नौ होता है, और ये पांच है। तो मेरे भाई 18 9 72 बच्चे, ओ सॉरी 8 9 72 मेरे भाई, ये हो गया इंटू पांच बच्चे, 8 9 72 इंटू पांच। तो बच्चे 72 गुणे पांच करेंगे कितना है, कहेंगे सर पांच दूनी 10 और पांच सत्ते 35 एक 36 सर 360 मेरे भाई, क्या हो गया, कहेंगे सर 360। तो प्यारे बच्चे आपका एचसीएफ इस सवाल का 2 आ गया और एलसीएम मेरे भाई आपका 360 आ गया। देख सकते हो बच्चे, देखो फिर से समझ लो मेरे भाई, एचसीएफ मतलब बच्चे छोटी पावर कॉमन वाली, कॉमन वाली छोटी पावर बच्चे। एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम बच्चे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मेरे भाई। तो बच्चे यहां पे आप समझेंगे हाईएस्ट लोवेस्ट देख के बच्चे उल्टा नहीं करेंगे। देखो समझो आप, हाईएस्ट में छोटी पावर लेंगे कॉमन वाली, देखो इसमें दो की पावर एक, दो की पावर तीन, दो की पावर तीन बचे, दो कॉमन सब में है, तो दो में छोटी पावर कितनी है सर, तो कहेंगे सर एक पावर, दो की पावर एक बच्चे एलसीएम में इसलिए आया। बच्चे छोटी पावर एचसीएफ में लेंगे और बड़ी पावर मेरे भाई एलसीएम में लेंगे। तो इस प्रकार से आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल आएगा। तो आइए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ लिए होंगे। अब बच्चे मासा और लासा में संबंध, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, अब हम इसको समझेंगे। देखो प्यारे बच्चे मेरे भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है उनके लासा गुणे मासा के। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यानी पहली संख्या, बच्चे फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर बच्चे होता है लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूला मेरे भाई आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बच्चे बराबर होता है। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्त। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके लासा गुणे मासा के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है मेरे बच्चे। अब देखो बच्चे अगर इस पे हम सवाल देखें एग्जाम्पल मेरे भाई, तो आइए बच्चे ये रहा सवाल मेरे भाई। सवाल ये है बच्चे, उदाहरण इस पे कह रहा है आपसे एचसीएफ दो संख्याओं 306 और 657 का 9 दिया है, इसका एलसीएम बच्चे ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी कि पहली संख्या
बच्चे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि लासा गुणे मासा होता है। मेरे भाई आपको यहां पहली संख्या बच्चे दिया है 306, तो 306 लिख लिया हमने, गुणे दूसरी संख्या बच्चे 657 है, तो 657 लिख लिया हमने, बराबर आपको HCF मेरे भाई 9 दिया है, तो 9 लिख लिया हमने, इनटू LCM मेरे भाई पूछ रहा है, तो LCM बच्चे हमें निकालना है। अब देखो बच्चे, इसको आप काट लो, किससे कट रहा है, कहेंगे सर 9 से, 9 एक कम 9 मेरे भाई, और बच्चे 9 से इसको काटेंगे तो बच्चे ये 9 त्रिक 27 मेरे भाई, 9 त्रिक 27 बच्चा कितना, कहेंगे सर 3 बच गया, और 9 चौके 36, तो मेरे भाई हो गया कितना, तो कहेंगे सर LCM की वैल्यू आपकी आ गई यहां से 34 गुणे 657। अब बच्चे देखो 34 गुणे 657 कितना होगा बेटा, देखो इसको हमारे पास बच्चे कैलकुलेटर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, आप चाहो तो इसको आप खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 34 गुणे 657 मेरे भाई, 34 गुणे 657 बेटा आपका आएगा 22,338, तो मेरे भाई इसका आंसर हो गया 22,338। तो बच्चे इस प्रश्न का जवाब सही क्या है, तो कहेंगे सर 22,338 मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे देखो अगर दो संख्याएं दी गई हो, उनमें से उसका HCF दिया गया हो तो उसका LCM बच्चे इस प्रकार से निकालेंगे, यानी अगर ऐसे ही सवाल बच्चे और भी आपकी बन सकती है इसी प्रकार पे, तो दो संख्याओं और HCF और LCM इन चार में से कोई भी एक डाटा अगर गायब कर देगा आपको, तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चे आप उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मेरे भाई ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई है, ऐसे पैटर्न पर सवाल, देखो बच्चे हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही सवाल आएगा बच्चे, बच्चे इसी प्रकार का आपके पेपर में सवाल आ सकता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस तरह को आपको पैटर्न पे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल मेरे भाई है, संख्याओं 4 की पावर n पर विशेष विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। देखो बच्चे ये एक पैटर्न की सवाल है, एक अलग टाइप की, इस प्रकार की सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, और NCERT बुक में भी ऐसे सवालों का जिक्र है बच्चे, 1.1 प्रश्नावली में ही। वहां मेरे भाई उसने 6 की पावर n शायद पूछा है, यहां ये 4 की पावर n पूछ लिया, कह रहा है कि 4 की पावर n को अगर सॉल्व करेंगे, बच्चे सवाल हमारा ये है कि अगर कह रहा है 4 की पावर n को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कह रहा है बच्चे क्या लास्ट में शून्य आ सकता है क्या, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो बच्चे देखो मेरे भाई आपको समझना पहले क्या है इसका हल बच्चे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये समझो कोई भी संख्या बच्चे शून्य पर कब समाप्त होती है, तो बच्चे यहां पे लिखेंगे कोई संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है, शून्य पर कब समाप्त होती है, आपसे हम पूछ रहे हैं कोई संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है, बोलो बच्चे समाप्त होती है, ये बच्चे आपसे हम पूछ रहे हैं कोई संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है। तो आप में से ही कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा है ना, देखो 10 जैसे शून्य पर समाप्त हो रही है, अगर इसका गुणनखंड आप निकालेंगे तो 2 गुणे 5 पाएंगे, क्या पाएंगे सर 2 गुणे 5 पाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई अगर मान लो एक संख्या 20 है बच्चे, इसका हम गुणनखंड करेंगे बच्चे, तो आप अगर देखेंगे तो बच्चे 2 गुणे 5 आएगा, यानी कि बच्चे मेरे भाई ऐसे अगर 100 का हम गुणनखंड करेंगे बच्चे, यानी 2 जीरो इसमें है, तो बच्चे इसका आंसर आएगा 2 गुणे 5 बच्चे अगर ध्यान से आप इन सबको देखेंगे मेरे भाई, ऐसे ही अगर 1000 को बच्चे गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 5 मेरे भाई,
यानी बच्चे अगर आप पैटर्न को इसको ध्यान से समझें, अगर किसी संख्या में एक जीरो है तो बच्चे अगर उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरे भाई, तो उसमें 2 और 5 का एक पेयर है। अगर किसी संख्या में एक जीरो है बच्चे तो उसमें 2 और 5 का एक पेयर है। अगर किसी संख्या में 2 जीरो है बच्चे तो उसमें 2 और 5 का मेरे भाई कितना पेयर है, तो कहेंगे सर 2 पेयर है। अगर मेरे भाई वहीं पे किसी संख्या में 3 जीरो है तो 2 और 5 के मेरे भाई वहां पे आपके 3 पेयर चल रहे हैं। इसका मतलब यह है बच्चे, किसी संख्या में कितने जीरो हैं वह डिसाइड करेगा कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कितने 2 और 5 के पेयर हैं, जोड़े हैं मेरे भाई। जैसे हमने यहां देखा कि 10 में 2 और 5 के एक जोड़ा है तो इसमें एक जीरो आया। बच्चे 20 में भी एक जीरो है, इसका मतलब यहां भी 2 और 5 का एक पेयर है, और 2 एक बार एक्स्ट्रा है बच्चे, इसका पेयर नहीं बना। अगर एक बार बच्चे इसका पेयर बन जाएगा मेरे भाई तो ये भी एक जीरो बच्चे यहां और बढ़ जाएगा, और मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 100 बच्चे। देख लो बच्चे, यहाँ 2 का 2 पेयर मेरे भाई, 5 का 2 पेयर, तो बच्चे कह सकते हैं 2 का एक पेयर 5 के साथ और 2 का एक पेयर 5 के साथ बन गया, तो यह भी क्या 2 जीरो बन गया। तो मेरे भाई अगर 2 का और 5 का एक पेयर बनता है मिलके तो एक जीरो बनता है। जैसे यहाँ पे 2 का एक पेयर 5 के साथ मेरे भाई, यहाँ पे 2 का 5 के साथ एक पेयर, यहाँ 2 पेयर बना, 2 जीरो यहाँ बना, यहाँ 3 पेयर बन गया 2 5 का, यहाँ 3 जीरो बन गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या के अंत में जीरो तभी आता है जब उसमें 2 और 5 का पेयर होता है। तो बच्चे अब हमारा डाउट बच्चे सारी बात क्लियर हो गई है। अब आपको चेक करना है कि 4 की पावर n मेरे भाई, 4 की पावर n को बच्चे अगर सॉल्व करोगे तो बच्चे 4 में देखो क्या है, तो कहेंगे सर 4 में 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2 है मेरे भाई, यानी कि केवल 2 का बच्चे एक पेयर है। बच्चे जीरो लाने के लिए अंत में 5 का आना जरूरी है, क्या यहां 5 है क्या, कहेंगे नहीं सर 5 नहीं है। तो बच्चे इसमें लिखेंगे चूंकि 4 की पावर n में 4 का अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, इसलिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है बच्चे, इसका ये हो गया मेरे भाई आंसर। तो इस प्रकार से बच्चे आपको ध्यान देना है, सवाल को सॉल्व करना है। देखो बच्चे, किसी भी संख्या के अंत में शून्य तब आता है जब उसमें 2 और 5 का पेयर बनता है, लेकिन हमने यहां देखा 4 की पावर n में केवल 2 का ही एक पेयर बना, 5 तो आया ही नहीं। इसका मतलब यह सवाल कभी भी शून्य पर समाप्त बच्चे नहीं होगा। और उदाहरण के तौर पे बच्चे हमने आपको ये पूरी कहानी समझा दी है। इसी प्रकार बच्चे अब जब भी सवाल आएंगे आपके पास, उसको आप चेक करके बता सकते हो कि यह शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। देखो बच्चे, कोई भी संख्या भाज्य कब होती है, जब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, गुणनखंड बच्चे होते हैं। जैसे 4 है मेरे भाई, 4 बच्चे 2 से कट जाता है, भाज्य है। 8 बच्चे 2 से कट जाता है, भाज्य है। 35 बच्चे 5 से कट गया, 7 से कट गया, भाज्य है। तो जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से बच्चे कट जाता है, भाग हो जाता है, तो उसे हम भाज्य बोलते हैं। अगर मेरे भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान से हम देखें, देखो बच्चे इस प्रकार का सवाल भी पेपर में आता है। जितने टाइप के सवाल आपको लेकर आए हैं, हम सभी टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक के सवाल मेरे भाई आपको हम पेपर में जो आ रहे हैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आए हैं। अब देखो बच्चे, इसमें अगर ध्यान से आप देखोगे बच्चे, तो इसमें और इसमें मेरे भाई 7 कॉमन है। बच्चे 7 कॉमन ले लो, क्या आएगा, कहेंगे सर 3 गुणे 5 यहां से,
और मेरे भाई प्लस में यहां से 1 आ गया, 7 कॉमन ले लिए तो बच्चे हो गया 7 गुणे बच्चे ये 5 तिहाई 15 प्लस 1 मेरे भाई, तो हो गया बच्चे ये 7 गुणे 15 प्लस 1 16। कितना हो गया सर? 16 हो गया। अरे भाई अब 7 से 16 गुणा कर लो बच्चे, तो 7 छंग 42 का 2 कैरी 4, 7 एक कम 4, 7 4 11 मेरे भाई, तो 112 बच्चे। क्या आ गया सर? 112। अब बच्चे हम 112 का अगर अभाज्य गुणनखंड बच्चे निकालें तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर 112 बच्चे कटेगा पहले 2 से, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर बच्चे 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर मेरे भाई 2 से काटो 14 बार जाएगा बच्चे, फिर 2 से काटो 7 बार जाएगा मेरे भाई, फिर बच्चे 7 से काटेंगे बच्चे 1 बार जाएगा, यानी बच्चे यहाँ पे 2 की पावर 4 आ गया और गुणे में 7 आ गया। तो बच्चे 112 जो है आपकी ये 2 और 7 से कट जा रहा है, इसका मतलब यह भाज्य है। तो बच्चे लिखेंगे चूंकि 112 संख्या 2 व 7 से विभाज्य है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से बच्चे आपको सवाल सॉल्व करना है। ऐसे सवाल बच्चे आपको एनसीईआरटी में 2 मिल जाएंगे और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर खोलेंगे तो उसमें भी आपके सवाल दिए गए हैं, तो बेटा आप उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनकी कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर ले। देखो बच्चे, इस प्रकार के सवाल जब भी आते हैं तब उसमें आपको एलसीएम निकालना होता है। यानी बच्चे एक व्यक्ति है जो एक कदम जब चलता है तो 40 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, दूसरा चलेगा बच्चे 40 के बाद 80, फिर 120, ऐसे ऐसे चलेगा। और दूसरा व्यक्ति जो है एक कदम 42 सेंटीमीटर दूरी लेकर चलता है ना। मतलब कहने का मतलब जब से एक कदम चलेगा, यानी यहां से यहां बच्चे जब एक कदम यहां रखा बच्चे, दूसरा यहां रखा, तो इसके बीच की दूरी यहां 40 सेंटीमीटर इसकी है। फिर आगे चलेगा बच्चे तब फिर भी 40 ये लेकर चलेगा, है ना। और दूसरा जो व्यक्ति है वो चलेगा तो एक बच्चा एक कदम चलेगा 42 सेंटीमीटर दूरी पर, फिर अगला चलेगा फिर 42 चलेगा बच्चे। और तीसरा जो व्यक्ति है ए बी सी बच्चे व्यक्ति मान लेते हैं यहां, और तीसरा व्यक्ति मेरे भाई ऐसा कर रहा है कि एक कदम बच्चे चलता है जब यह, तो 45 सेंटीमीटर की दूरी बच्चे लेकर चलता है ये ऐसे ऐसे बच्चे। ठीक है ना बच्चे, अगर ध्यान से इसको समझो तो पहला व्यक्ति बच्चे 40 सेंटीमीटर के कदम लेकर चलता है दूरी का, बच्चे दूसरा 42 सेंटीमीटर दूरी कदम लेकर चलता है, और तीसरा बच्चे 45 सेंटीमीटर गैप लेकर कदम बच्चे आगे रखता है मेरे भाई। तो कह रहा है कि दोनों अगर एक साथ बच्चे एक स्थान से चलना प्रारंभ करें तो कह रहा है कि वे आगे बच्चे कह रहा है कि न्यूनतम दूरी चलें कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर लें। तो कितना दूरी चलें बच्चे न्यूनतम कि वह पूर्ण कदमों में तय कर लें। तो बच्चे इसके लिए क्या करेंगे आप, तो बच्चे कहेंगे बच्चे आप तो न्यूनतम दूरी चलें कि वह इसे पूर्ण कदमों में तय कर लें। तो इसके बच्चे न्यूनतम दूरी जो ए बी सी पूर्ण कदमों में तय करेंगे बच्चे, यह हमारा आंसर क्या होगा, कहेंगे सर एलसीएम होगा किसका, तो कहेंगे सर 40 का, 42 का और 45 का। देखो बच्चे 40, 42 और 45 का आप एलसीएम निकाल लो।
मेरे भाई अगर 40 का बच्चे हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 40 मेरे भाई, यानी 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 बच्चे। अगर 42 की बच्चे हम बात करें तो सक्षंग 42 मेरे भाई, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7 बच्चे हो गया। अगर 45 के बच्चे बात करें हम तो आएगा 5 गुणे 9, 5 9 45, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5। तो बच्चे यहां पर देखो मेरे भाई कॉमन कुछ है क्या, कहेंगे सर मेरे भाई ये देखो सबसे पहले यहां बच्चे 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, उसके बाद 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 बच्चे, 5 की पावर 1 मेरे भाई, और इसमें 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 बच्चे। तो अगर एलसीएम लिखना है बच्चे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर इसमें 2 की हाईएस्ट पावर लिखो बच्चे, 2 की पावर हाईएस्ट 3 है तो 2 की पावर 3 मेरे भाई इनटू 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, तो कहेंगे सर 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो बच्चे 3 की पावर 2 हो गया मेरे भाई हाईएस्ट में, इनटू बच्चे 5 की पावर हाईएस्ट में क्या है, कहेंगे सर 5 की पावर हाईएस्ट में एक ही है और जो सब में है मेरे भाई तो कॉमन हो गया आपका। बच्चे अब इसको मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, 2 की पावर 3 बच्चे 8 होगा, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा सर। अरे भाई अब आप देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है सर। अब बच्चे 3 की पावर 2 9 होगा, इनटू 5 मेरे भाई 1 होगा ये। अब देखो बच्चे इसको आप सॉल्व कर लो तो बच्चे 8 9 72 होगा, इनटू 5 मेरे भाई, तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5 दूना 10 का 0 कैरी 2 बच्चे 1 हो गया, और 5 सते 35 बच्चे 1 36, यानी कि 360 मेरे भाई। कितना आ गया, तो कहेंगे सर 360 मेरे भाई, कितना आ गया, तो कहेंगे सर 360। ठीक है बच्चे 360 बच्चे। अगर ध्यान से बच्चे यहां देखेंगे मेरे भाई तो एक फैक्टर बच्चे आपने थोड़ा सा यहां गलत किया है, ठीक है बच्चे, तो एक फैक्टर मेरे भाई यहां आपने गलत किया है क्या, तो कहेंगे सर यहां 7 था 5 नहीं था मेरे भाई, 7 था बच्चे, तो एक बार यहां 7 बच्चे एक्स्ट्रा भी आएगा, क्या आएगा सर, एक बार मेरे भाई 7 यहां एक्स्ट्रा भी आया, क्योंकि यहां 5 बेटा नहीं था, ये 2 गुणे 3 गुणे 7 था, ठीक है ना। तो बच्चे ये मेरे भाई ये 72 गुणे 5 360 गुणे 7 बेटा और रहेगा ये, तो इसको 7 से भी आप मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, कितना आएगा 7 0 आएगा बच्चे, ये 7 छंग 42 का 2 आएगा कैरी 4 बेटा, और ये 7 त्रिक 21 और 4 बच्चे 21 और 4 मेरे भाई, 7 त्रिक 21 और 4 बच्चे 25, तो 2520 सेंटीमीटर मेरे भाई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे वह न्यूनतम 2520 सेंटीमीटर दूरी चलें तो वह उनके कदमों द्वारा पूर्ण रूप से वो तय कर लेंगे। तो आपका जो आंसर है बच्चे इस प्रश्न का 2520 सेंटीमीटर है। थोड़ी सी बच्चे कैलकुलेशन आप भी ध्यान से करेंगे, क्योंकि मेरे भाई इसको समझ में हमें इसलिए आ गया क्योंकि ये 40 42 और 45 से इसको अगर हम भाग करेंगे 360 को बच्चे तो नहीं कटेगा, इसलिए हम समझ गए कहीं ना कहीं मिस्टेक बच्चे हो रही है सवाल की। तो बच्चे जो आंसर आपका एलसीएम का आता है उन 40 से और 42 से और 45 से पूरा पूरा कटेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे सवाल में आप चेक भी आंसर कर सकते हो। तो आपके सवाल का जवाब सही क्या है बच्चे, कहेंगे सर 2520 सेंटीमीटर आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। तो बच्चे ऐसे प्रश्न जब भी आपके पास आएंगे वह न्यूनतम दूरी पूछेगा बच्चे, जब भी न्यूनतम कहेगा तब आपको एलसीएम मेरे भाई आपको निकाल लेना है। क्या निकालना है सर, एलसीएम आपको बच्चे वहां पे निकाल लेना है। आइए बच्चे अब इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास बच्चे होती है समाप्त। ये बच्चे इतने टाइप के सवाल जो है आपके प्रश्नावली 1.1 में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मेरे भाई आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर यहां तक बच्चे कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बच्चे हम लोग इसी के साथ आज बच्चे आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे जाते समय एक प्यारी सी लाइन आपके लिए ध्यान से सुन के जाइएगा। कहते हैं बच्चे रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चे।